सीएम रघुवर दास आज पाकुड़ में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम 16 योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। सीएम रघुवर दास आज पाकुड़ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री लिट्टीपाड़ा में आयोजित सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगे और अमरापाड़ा महेशपुर में ग्रामीण जलापूर्ति समेत 7 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मतलब सीएम रघुवर दास पाकुड़ को 9 योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 9 योजनाओं का शिलान्यास और 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। मुख्य रूप से अमरापाड़ा महेशपुर और में ग्रामीण जलापूर्ति के तहत पाइपलाइन, लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय भवन का उद्घाटन, एकलव्य विद्यालय भवन का उद्घाटन, स्टाफ क्वार्टर भवन का उद्घाटन, ITDA की योजना का उद्घाटन शामिल है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम मंत्री लुईस मरांडी भी मौजूद रहेंगी। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं। जो भी इम्पोर्टेंट सेंसिटिव लोकेशंस है, साइट्स है, उसको हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है वहाँ पर। और जो भी आपका एंट्री पॉइंट है मंच का पब्लिक के लिए, तो वहाँ जो भी ब्लैक चीज़ें हैं, चाहे काला झंडा हो या काला रुमाल हो, उस पर प्रतिबंध हम लोगों ने एक तरह से लगाया हुआ है। बॉडी फ्रिस्किंग होगी, तभी उसके बाद ही कोई अंदर जाएगा। जाहिर है कि सीएम की यात्रा से पाकुड़ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन की रिपोर्ट। रांची में आज 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता सीएम रघुवर दास करेंगे। बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो कैबिनेट की अहम बैठक है आज शाम में और प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास करने वाले हैं। और ये भी माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट में लाए जाएंगे और जिन पर मुहर भी लगनी है। तो 4 बजे का वक्त तय है आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में, जब कैबिनेट की बैठक होगी और सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में बैठक, और इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। दुमका में बीजेपी की आज संगठनात्मक बैठक हुई। शक्ति केंद्र की बैठक में कल्याण मंत्री लुईस मरांडी, दुमका लोकसभा प्रभारी सुनील सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। संगठन का हो, चाहे मूल संगठन का हो, चाहे अनुषंगिक संगठन, इस बात को आगाह करता है। हम लोगों को पहले ट्रेनिंग दिया गया, तो आज हम लोग शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देके दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से आप लाभार्थियों से या सभी जनता से आप किस तरह से संपर्क करिएगा, यही दिशा निर्देश दिया गया। झारखंड में महागठबंधन की गांठें अभी खुली नहीं है। गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर जेवीएम का आक्रामक रुख कायम है, तो चतरा को लेकर आरजेडी आंखें तरे रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। बीजेपी हटाने की विपक्षी एकजुटता झारखंड में किसी मुकाम पर पहुंचती दिख नहीं रही है। कई दौर की बातचीत के बावजूद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहा है। बीजेपी को धूल चटाने की थ्योरी को अमली जामा पहनाने की शुरुआत करने वाले आरजेडी ने चतरा सीट को लेकर 2 टूक कह डाला है कि उन्हें 7-4-2-1 का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। आरजेडी का चतरा सीट का पेज जेवीएम में फंसा है और बाबूलाल मरांडी चतरा समेत कोडरमा गोड्डा के दावे पर कायम है। चतरा और पलामू शुरू से ही हम लोगों का वहाँ रहा है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से लड़ेगी चुनाव। तो जो सीट जो पार्टी जीत सकती है, जो नेता जीत सकते हैं, उसी को हम लोग लड़ावे। उसमें हमने अपने ओर से 3 सीटों की दावा किया, गोड्डा, कोडरमा और चतरा। दरअसल पेच अभी कई सीटों पर है। चतरा सीट पर आरजेडी जेवीएम तो गोड्डा सीट को लेकर कांग्रेस जेवीएम दोनों के दावे हैं। हजारीबाग सीपीआई को चाहिए और कोडरमा माले को। यही नहीं, आरजेडी को कांग्रेस की 7 सीटें ज्यादा लग रही हैं।
और जेएमएम भी कांग्रेस को सीटें कम लेने की नसीहत देती दिखती है। हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो मजबूत हैं, जिनका जनाधार है, उसी अनुपात में उनको भागीदारी देना होगा, तभी जाकर वो अपने मिशन में कामयाब होगी, जो एक मिशन है 2019 का, भाजपा हटाओ। जाहिर है 14 लोकसभा सीटों के लिए विपक्षी दलों की नूरा कुश्ती जारी है। ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां जेवीएम की तलखी दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ ये दावे भी कर रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। किसी सीट को लेकर कोई गांठ नहीं है। सारे नेताओं को अपने पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनको सब पे अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं का प्रेशर है। हम बातचीत अवश्य कर रहे हैं। गठबंधन जरूरी इसलिए है, पार्टी के नेताओं के लिए नहीं, परंतु झारखंड की जनता के लिए। दरअसल कोडरमा, चतरा, पलामू और गोड्डा में आरजेडी मजबूत है, तो संथाल जेएमएम का गढ़ है। कोडरमा, गोड्डा, चतरा में जेवीएम की अच्छी पकड़ है, तो उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान में कांग्रेस है। कुछ पॉकेट्स में वाम दल भी दमदार स्थिति में है। ऐसे में इन क्षेत्रीय शत्रपों को नजरअंदाज कर महागठबंधन आसान नहीं और इसे हल्के में लेकर बीजेपी को शिकस्त देने की बात भी बेमानी ही साबित होगी। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देवघर में कांग्रेस लाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया, लेकिन इस रैली में गोड्डा लोकसभा सीट का मुद्दा छाया रहा। संबोधन के दौरान कई नेताओं ने मंच से गोड्डा सीट पर कांग्रेस का दावा जताया, तो वहीं फुरकान अंसारी के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान फुरकान अंसारी और पूर्व मंत्री केएन झा के समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि बाद में कांग्रेस प्रभारी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि सीटों पर फिलहाल महागठबंधन में मंथन जारी है। कि हर पार्टी के नेता पे दबाव है कि वो हर सीट लड़े, तमाम जैसे जेएमएम पे, जेवीएम पे, आरजेडी पे, मेरे भी दबाव है कि 14 सीटों पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए। पर एक महागठबंधन, और जिस तरह मैंने अपने उद्बोधन में साफ तौर पे कहा था, चारों पार्टियों ने महागठबंधन में जाने का निर्णय ले लिया है। अब सब सीटों पर चर्चा चल रही है, जैसे पूर्ण होगा आपको अवश्य बताएंगे। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आ रहे हैं। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। मटवारी के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग, दुमका और पलामू के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही हजारीबाग, दुमका और पलामू में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। इतना ही नहीं, हजारीबाग अर्बन पेयजल आपूर्ति के लिए 525 करोड़ रुपए की योजना का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। हजारीबाग में चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का आगमन हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि ये इतने बड़े कॉज के लिए आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन है, आपको ध्यान होगा कि शिलान्यास भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, आज उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया जाना है इसका। और साथ ही जो मेडिकल हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, उसका भी आधारशिला ये रखेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे समय पे आ रहे हैं जबकि देश को चुनाव के में भी जाना है अगले महीने, तो इसका एक अच्छा खासा महत्व है। पार्टी की ओर से बहुत बड़ी तैयारी है। इस जगह चिन्हित है फिलहाल, उसके अलावा और भी जगह हैं जो अल्टरनेटिव पार्किंग के तौर पे चिन्हित हैं, जिसकी सूची आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और प्रॉपर लेआउट प्लान करके, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करके, वहाँ पे पुलिस रहेंगे, मैजिस्ट्रेट रहेंगे, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे जो पार्किंग में हेल्प करेंगे। बड़ी वाहनों के लिए 15th के नाइट से ट्रांसपोर्टिंग में जो वाहन इन्वॉल्व हैं वो बंद रहेंगे, उनका नहीं होगा यहाँ पे परिचालन। और 16th के नाइट से जो बसेस रांची से आती हैं और हजारीबाग क्रॉस करती हैं, वो बाईपास लेंगी, और हजारीबाग के जो पैसेंजर्स हैं उसमें वो 2 दिनों के लिए 16th इवनिंग और 17th को पूरे दिन उतरने के लिए उनके पास ऑप्शन रहेगा क्षितिज हॉस्पिटल के पास और सिंघानी। प्रधानमंत्री के 17 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। जिला पुलिस के साथ एटीएस की टीम ने हजारीबाग के करीब सभी होटल, लॉज और मुसाफिर खानों में छापेमारी की। लोगों की गहनता से जांच की गई और साथ ही सभी का आधार कार्ड चेक किया गया। पुलिस सभी संवेदनशील जगहों के साथ साथ संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर रखे हुए है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न होटल, लॉज और मुसाफिर खाने में इस तरह की जांच तब तक चलेगी जब तक कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री भारत सरकार के हजारीबाग आगमन को लेकर सभी जगह से होटल, मुसाफिर खाना और शहर के जितने भी ऐसे ठिकाने हैं
उनकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में क्या कुछ पता चल पाया सर? अभी तक सामान्य रूप से है और हम लोग अभी हर जगह, और जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक सभी ठिकानों पर प्रतिदिन जांच। तेलंगाना पुलिस ने माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य सुधाकरण को मीडिया के सामने पेश किया। सुधाकरण ने अपनी पत्नी नीलिमा के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया था। झारखंड में सुधाकरण पर 1 करोड़ का इनाम था, जबकि उसकी पत्नी नीलिमा पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। सुधाकरण तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला और बूढ़ा पहाड़ इलाके में वो काफी सक्रिय था। उसने झारखंड में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है। झारखंड पुलिस ने सुधाकरण के सरेंडर को बड़ी उपलब्धि बताया है। वेलकम स्टेप है सरकार की, झारखंड सरकार की भी पॉलिसी है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर दें और अन्यथा वो या तो मुठभेड़ में मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि इसको देख करके जो यहाँ के बचे कुचे नक्सली हैं उनको भी ये एक गाइडेंस इससे मिलेगी। हजारीबाग में 20 से ज्यादा छात्राओं को फर्जी पत्र और फर्जी मुहर के आधार पर इंटर्नशिप के लिए सीएमसी वेल्लोर भेजने वाली प्रोफेसर नवरत्ना कविराज फरार हो गई है। मामले के सामने आने के बाद रांची विश्वविद्यालय लगातार नवरत्ना कविराज को तलाश रही है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। रत्ना कविराज ने जून 2017 में मारवाड़ी कॉलेज के सीएनडी विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन 5 माह बाद ही उन्होंने वहां पढ़ाना छोड़ दिया। अब विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक खत लिखकर नवरत्ना कविराज के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। किसी को लिख देंगे कि ये एब्सेंट हैं। ऐसे जनरली गेस्ट फैकल्टी नहीं आते हैं, चले जाते हैं, छोड़ करके सूचना नहीं देते हैं, तो बहुत से आते हैं और चले जाते हैं। जितने दिन काम किए पेमेंट हुआ। ये कोऑर्डिनेटर को चाहिए था रिपोर्ट करना, लेकिन अब कर रही हैं, यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। लेकिन ये मामला दूसरी बातें हो गए हैं, इसलिए विशेष करके इनको लिखना पड़ेगा। रांची में बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए सरकार की पहल पर डायल 100 सेवा शुरू की गई। वहीं पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देशन के साथ पुलिस कर्मियों की लगातार मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। राजधानी में पिछले दिनों 2 बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस वहां पहुंची और अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शहर में पीसीआर और टाइगर मोबाइल चुस्त दुरुस्त हो गए हैं। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जो रांची शहरी क्षेत्र में डायल 100, टेट्रा, पीसीआर, हाईवे पेट्रोल, टाइगर मोबाइल और थाना की जो पेट्रोलिंग है, इन सब का एक इंटीग्रेशन किया गया है। कुल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल अब तीसरी आंख से इसमें नजर रखी जाएगी। अस्पताल में लगातार मरीजों के सामान की चोरी और अस्पताल के डॉक्टरों पर गैर हाजिरी का आरोप लगता है। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों की बदतमीजी की खबरें भी सामने आती हैं। इसके बाद अब एमजीएम अस्पताल में 125 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अब अस्पताल के कोने कोने की निगरानी की जा सकेगी। अस्पताल का अधीक्षक सीधे इन कैमरों से पूरे अस्पताल की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बेड वगैरह डॉक्टर लोग टाइम से रहें, सब नज़र में आएंगे। दवा टाइम से नहीं होता है, बेड की वजह से पेशेंट लोग नीचे ज़मीन में पड़े हुए हैं। इसके चलते कितने जन इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। सिस्टर को जाकर बोलने से लोग सुनते नहीं हैं, बोलते हैं कि अगले टाइम में होगा, डॉक्टर लोग तो लेके चल जाते हैं। पहले बहुत दिनों से यहाँ वांछित था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे, तो इस बार निविदा होने के पश्चात अभी यहाँ लगभग 125 कैमरे जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र का, खासतौर पे जितने भी वाइटल जगह हैं और मेन गेट है, इमरजेंसी है, ओपीडी है, तो हर जगह यहाँ दृष्टि रखी जा सके सारी गतिविधियों। श्रवण उरांव ने डोकलाम में देश के लिए शहादत दी, लेकिन आज उनके विधवा अपनों के धोखे से बेसहारा होकर इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही हैं। रिपोर्ट देखिए। गोद में बच्चा लिए गोड्डा डीएम कार्यालय का चक्कर लगाती यह है शहीद श्रवण उरांव की विधवा निर्मला देवी। निर्मला आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है और इसके लिए मजबूर किया है उनके अपनों ने। निर्मला का आरोप है कि जिस दिन श्रवण का पार्थिव शरीर गांव आया था, उसी दिन उसके ससुराल वालों ने 4-5 सादे कागज पर हस्ताक्षर ले लिए। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने निर्मला की शादी देवर से ही करवा देने की बात कहकर नौकरी भी देवर को दिलवा दी और फिर घर से भी निकाल दिया।
आज निर्मला अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। उस समय तो मेरा होश नहीं था और मेरे बच्चे भी 6 महीने की थी पेट में, तो उस समय क्या क्या कागज में साइन करवा लिए। अभी हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ससुराल से रहने भी नहीं दे रहा है घर से। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे के साथ हम कहाँ रहेंगे। नौकरी भी नहीं मिला, पैसा भी बंटवारा कर लिए और कुछ घर देंगे बोला था, घर भी नहीं मिला। उनका ग्रीवांस है कि उनको सही जो मुआवजा है वो नहीं मिला है, उनके जो सास ससुर है वो अड़चन है। ये मामला हम लोग रेफर कर रहे हैं उपायुक्त को और निश्चित तौर पर हम लोग जो भी उनका जो देय होगा वो सुनिश्चित कराएंगे कि बहुत समय पे उनको मिल जाए। अपनों के धोखे से बेसहारा निर्मला को फिलहाल उसकी बहन ने सहारा दिया है, लेकिन सवाल है कि वो भी कब तक अपने घर में उसे रखेगी। देखना होगा प्रशासन की पहल से कब तक निर्मला को अपना और अपने बच्चों का अधिकार मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।